हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है जेक मॉडल सेट क्लास 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम पीछे क्लास में सब पूरा परिमेय संख्या जितना भी संख्या पूरा आपको डिटेल में बता चुके थे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, अब परिमेय। तो यहाँ पर पूछ रहा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल एक गुणनखंड हो, यानी एक गुणनखंड एक से छोड़ करके लिया जाता है। जैसे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। उसके बाद फिर अगर हम 4 1 जा 4 करते हैं तो 4 1 जा 4 तो आ जाएगा, लेकिन 2 2 जा 4 भी आ जाएगा। ठीक है, और इसको इंटू करने पे हमेशा 3 देगा, और इसको भी इंटू करने पे क्या देगा, हमेशा 2 ही देगा। ठीक है, और इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। एक ही टेबल है, जो एक का टेबल करने पे 2 आएगा, और इसका 3 को 1 से इंटू करने पे 3 आएगा। लेकिन 4 आने के लिए 1 से भी इंटू कर सकते हैं, और 2 को 2 से भी इंटू करने पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जिसका केवल एक गुणनखंड हो उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 3, इसी तरह 5, फिर 7, फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 3 इंटू 3 भी करने पे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 1 करने भी 9 आ जाएगा। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, जो अपने आप से टेबल से कटे। 11 1 जा 11। ठीक है, उसके बाद 13 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। तो आपका एग्जाम्पल, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे 3 तो है ना ऑप्शन में, तो केवल 2 है, तो आपका करेक्ट आंसर 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, जैसे देखिए पूर्णांक संख्या पहले जानिए किसको कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में क्या क्या आना चाहिए, धनात्मक ऋण, यानी कि आप कह सकते हैं एक रेखा में जितना भी संख्या होता है, एक रेखा में 0 इस साइड प्लस में होता है और ये साइड माइनस में होता है। तो पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस और शून्य भी होता है। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, एक सम संख्या लीजिए। ठीक है, सम संख्या गुणनफल हमेशा सम संख्या होगा, और विषम संख्या गुणनफल हमेशा विषम संख्या। उसी तरह दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा पूर्णांक ही संख्या होगा। जैसे सम संख्या लेते हैं 2 और एक सम संख्या 4 लेते हैं, तो 4 2 या कितना हुआ 8। ये मेरा कौन सा संख्या आया, सम संख्या आया। और एक विषम संख्या लेते हैं, जैसे 3 इंटू विषम संख्या है, जो 2 का टेबल से विभाजित ना, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। एक ले लेते हैं 7, तो 7 3 या कितना हो गया 21। तो ये कौन सा है, 21 कौन सा संख्या है, तो ये आपका विषम संख्या हुआ। तो हमेशा दो पूर्णांकों का गुणनफल पूछे तो पूर्णांक दीजिएगा, अगर सम संख्या का गुणनफल बोलेगा तो सम संख्या दीजिएगा, अगर विषम संख्या का गुणनफल बोलेगा तो विषम संख्या डालिएगा। ठीक है, अब देखिए पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है। और तो परिमेय इसमें है ऑप्शन, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या, इसमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी का। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम पीछे में बताए थे परिमेय संख्या, जैसे प्लस 0 और माइनस, ये आपका क्या कौन संख्या कहता है, वास्तविक संख्या। और इसमें और संख्या क्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित होना चाहिए, जैसे √2 √3 √5, ये सब संग्रह को, ये सब पूरा संख्या को जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों होना चाहिए, उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ए और बी, परिमेय भी होना चाहिए और अपरिमेय भी संख्या होना चाहिए, तो मेरा कौन सा होगा, वास्तविक संख्या। तो यानी 4 का करेक्ट आंसर आपका सी का हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या कौन सा होगा, 2 तथा 3 के बीच, यानी जब भी संख्या आना चाहिए तो 2 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए, 2.1 चाहे 2.2 चाहे 2.3। अगर पाई का तो वैल्यू छोड़िए, पाई तो अपरिमेय संख्या, इसको छोड़ दीजिए। √3 भी कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। बच गया आपका सी और डी। तो दोनों को डिवाइड देखिए, अगर 3 को आप 5 से डिवाइड दिए तो 3 1 जा 3, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसको आप डिवाइड देते हैं तो 2 2 जा 4, यानी कि बच गया 1, 2 5 10, यानी 2.5 आएगा। तो 2 पॉइंट अभी बोले हम 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या जब भी आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो देखिए 2 पॉइंट समथिंग, तो यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
5 का डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 2 का पावर -3 इक्वल टू वाट, कौन सा होगा, 1/2 कि -1/2 कि 1/8 या फिर 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर क्या दिया है, 2 का पावर -3 दिया है। पहले आप देखिए 2 का पावर आखिर होता है क्या, यानी 2 का पावर अगर 3 बार करते हैं तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। लेकिन -8 है नहीं, -8, लेकिन यहाँ पे दिया तो 1/8। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो एक ऊपर और ये अगर उल्टा इसको आपने कुछ तो 1, इसको आप नीचे लाने के लिए माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अगर इसी को आप सोल्व कीजिए, देखिए इसको आप सोल्व करते हैं, -1/8 को सोल्व करते हैं तो 2 का 1 का 1 और 2 का पावर कितना 3, और ये कहाँ चल जाएगा, इसका ऊपर ले जाना चाहते हैं तो 2 का पावर -3, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनमें से कौन सा एक बहुपद है। तो बहुपद भी हम बताए थे, डिफिनीशन का बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा बहुपद नहीं कहलाता है। तो देखिए जब भी आपका भिन्न में हो, जैसे 1/x चाहे 2/x चाहे 5/x, अगर x भिन्न में आ गया यानी नीचे आ गया x तो बहुपद नहीं होगा, और भी अगर रूट में आ गया x तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और घात जैसे x का पावर -2 -3 -4, ये सब सारा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला में क्या है, इसका घात दे दिया है माइनस में, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये भिन्न में दे दिया, अभी बताएं भिन्न में बहुपद नहीं होता, जबकि यहाँ पे x दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये तो नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका सी। जबकि यहाँ पे देखिए रूट में क्या कर दिया है, x, तो रूट में तभी बताएं, रूट में x कभी बहुपद नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर 7 का आपका सी का ही होगा। ठीक है, बोलता है किस बहुपद का एक शून्यांक है, किस बहुपद का एक शून्यांक यानी कि 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 को बैठाने पे यहाँ x का वैल्यू 2 बैठाएगा, 2 बैठाने पे अगर क्या दे दे, 0 आ जाए तो आपका ये बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ x के जगह अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये नहीं होगा। अब x के जगह हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट के क्या दिया, 0, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे x हुआ, आपको समझाने के लिए आपको बता रहे थे। x का वैल्यू कितना रख देंगे, 2 रख देंगे तो प्लस, और यहाँ पे माइनस कट के क्या देगा, 0, तो यही आपका शून्यांक बहुपद है बी का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बहुपद x² -3x पावर क्यू -5x का घात कौन सा होगा। तो घात इसमें 2 गो है, एक 2 है और एक 3 है, तो अधिकतम घात आपका क्या, जो अधिकतम पावर रहता है, अधिकतम पावर कितना, यहाँ 3, अधिकतम यहाँ पे न्यूनतम पावर 2 है, तो जो अधिकतम पावर रहेगा उसी को आप घात लिखिएगा। तो इसका अधिकतम पावर 3 है, तो आंसर कीजिएगा 3 में, डी में। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यदि px, यहाँ देखिए p1 यानी x का वैल्यू कितना बैठा रहा आप, 1, तो आप x का वैल्यू 1 बैठाइए, तो 5 का 5 इंटू x का वैल्यू कितना हो गया, 1 का स्क्वायर -2, फिर x का वैल्यू 1 लीजिए, फिर प्लस में 7, 5 का 1 का स्क्वायर कितना देगा 1, और 5 को 1 से इंटू करेंगे 5, और -2 1 × 2 और प्लस में 7, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 हो गया, कितना बचेगा, 3 भी काछी में प्लस में, और प्लस में कितना 7, तो 7 3 कितना 10, तो 10 का करेक्ट आंसर ए में हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 2x का पावर क्यू -5x² -2x + 5 में x का पावर 4 का गुणांक क्या होगा। किसका पावर पूछ रहा है ये, x का पावर 4 का गुणांक क्या होगा। तो पहले खोजिए x का पावर 4 कहाँ है, x का पावर 3, x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर नहीं कुछ तो 1, लेकिन x का पावर क्यों भी नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका शून्यांक 0 होगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, यदि किसी बहुपद px, x जगह क्या है यहाँ पे x है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए x px = x² + x - 2 को
x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे शेषफल पूछ रहा है तो आपको विभाजित देने की जरूरत नहीं है, आपको विभाजित करने का एकदम सिंपल तरीका बता देते हैं। आपको x का मान निकाल दीजिए, x प्लस 2 है, अगर वो साइड जाएगा x प्लस 2, जैसे x प्लस 2 है इक्वल टू इसको 0 मान सकते हैं, तो x इक्वल टू ये 2 है तो माइनस में 2। अब इस पर वैल्यू रख दीजिए, x का है तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं -2, इस पर क्या स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर x का वैल्यू क्या है -2, फिर माइनस में 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है -2 कितना देगा -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस में, और ये कितना हो गया ये माइनस में 2 और ये माइनस में 2, प्लस माइनस -2 और ये माइनस में 2, तो यहाँ पे 4, यहाँ माइनस माइनस क्या हुआ माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 2 2 4, लेकिन माइनस में दोनों कट के क्या दिया आपका 0 आंसर, तो यानी करेक्ट आंसर आपका सी का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, x² - 9x + k का एक गुणनखंड x - 1 है तो k का मान क्या होगा। फिर इसी तरह x - 1 है, ठीक है, तो x - 1 है तो x इक्वल टू क्या माइनस से +1 हो गया। अब इसका वैल्यू बैठा दिए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, फिर माइनस का माइनस, फिर 9 का 9, फिर x का वैल्यू है तो x का वैल्यू कितना है तो इंटू में 1, फिर प्लस k। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, फिर -9 को 1 से इंटू करेंगे 9 और प्लस k, तो 9 में से 1 चल गया, कितना बचेगा 8, वो भी काची में माइनस में, और प्लस के आपको चाहिए k इक्वल टू, तो k यहीं रहने दिए, इसको ये सेट कर दिए, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में 8, तो k इक्वल टू 8, तो 8 का जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा x² - x - 6 का गुणनखंड कौन सा होगा। अब इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने का तरीका आपको बताए थे, नहीं कुछ तो 1 को 6 से इंटू करेंगे कितना देगा 6 देगा, कितना देगा 6 देगा। ठीक है, तो 6 को ऐसा फैक्टर कीजिए, 6 को ऐसा फैक्टर कीजिए जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, तो 2 तिया 6, यानी घटाने पे 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ पे जो रहता है वही उतारा जाता है x² और माइनस है तो माइनस ले लिए, यहाँ घटाने पे आ रहा है 1 ने, तो यहाँ पे पहले लीजिए 3x, फिर प्लस में 2x, तब तो घटाने पे आएगा 3x में से 2x चल जाएगा तो 1x, वो भी माइनस में, और जो है वही उतार दिया माइनस में 6। अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से कॉमन है कुछ तो यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन निकल गया, तो यहाँ 2 गो x था तो 1 x बच गया। ठीक है, यहाँ 1 गो x बच गया, फिर यहाँ पर माइनस का माइनस, यहाँ पे x निकल गया तो बच गया 3। ठीक है, यहाँ पे 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में 6 भी आता है, तो आप प्लस में 2 कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पर x बच गया और माइनस का माइनस, अब 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 6 आएगा 3 बार में, तो एगो ये लीजिए x - 3 और एगो लीजिए x + 2, तो x - 3 और x + 2 कौन सा होगा, x - 3 ये और x + 2, ये तो प्लस में हुआ ना, ये नहीं होगा, तो x - 3 ये और x + 2 ये x और प्लस में 2, यानी करेक्ट आंसर आपका डी का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, आकृति देखकर उत्तर दे। क्वेश्चन 15 में क्या है, बिंदु एल का निर्देशांक क्या है। निर्देशांक किसको कहते हैं, x और y बिंदु को हम क्या कहते हैं निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु एल पहले खोजिए, एल आपका ये है। ठीक है, अब पहले x तो फिर y, यानी कि आपका एक अक्ष का रेखा ये है, y अक्ष का रेखा ये, तो पहले x का लीजिए आप -5, क्या लेंगे -5, और फिर y का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी -5 और -4, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा -5 और -4, यानी करेक्ट आंसर आपका सी का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए बिंदु एस की कोटि क्या होगा, बिंदु एस का कोटि, तो कोटि किसको कहते हैं, y अक्ष की रेखा को कोटि कहते हैं और एक अक्ष की रेखा को हम भुज कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि का पूछ रहा, अगर भुज का बोलता तो देखिए क्या होता है आंसर, बिंदु एस, पहले एस खोजिए, एस ये है, तो कोटि बोल रहा तो हम y अक्ष की रेखा को लेंगे, यानी कि -4। अगर आपका भुज बोलता है, यहाँ कोटि की जगह क्या रहता भुज, तो आपका होता ये 3 आपका आंसर होता।
लेकिन भुज कोटि पूछ रहा, इसीलिए माइनस में 4 आंसर लीजिए। माइनस में 4 यानी करेक्ट आंसर आपका बी का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, बिंदु वी की भुज क्या है। अब की बार क्या पूछ रहा, भुज। यहाँ पे क्या बताए थे, कोटि, और भुज के बारे में बता दिए थे। ठीक है, तो बिंदु पहले बी खोजिए। बी क्या है, बी यहाँ पे है, तो एक अक्ष की रेखा को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और एक अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं, हम भुज कहते हैं। तो यहाँ पर बी है, तो बी का भुज क्या हो जाएगा, यानी कि बी पूछ रहा है ना, देखिए बी की भुज क्या होगा, तो बी का भुज क्या हो जाएगा 4, यानी करेक्ट आंसर आपका 4 में दीजिए, यानी ये बी हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, निर्देशांक 3 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। यानी ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। यानी x में देखिए 3, x में इधर -3 इधर 3, तो यहाँ पे माइनस में नहीं, सिर्फ 3 में, तो यहाँ पे देखिए ये आया, और यहाँ पे y में -4, तो ये 4 हो गया, और ये हो गया -4, तो ये यहाँ पे आ गया आपका पहचाना कि बिंदु क्या हो गया, S, यानी करेक्ट आंसर आपका बी का हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, करतलीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, करतलीय तल में, करतलीय तल ये जिसको कहते हैं, करतलीय तल में क्षैतिज रेखा, ये कहते हैं क्षैतिज रेखा, ये किसको कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो इस रेखा को हम कहते हैं एक अक्ष। तो एक अक्ष यानी कि फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये होता है एक्स डैश, इधर होता है एक्स, इसीलिए कहते हैं इस रेखा को कहते हैं हम एक अक्ष। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी मूल बिंदु यहीं पे होता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 स्टार्ट होता है, इसीलिए एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 होगा, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, यदि 2 - 5 यानी x का वैल्यू 2 और y के वैल्यू 5, y के वैल्यू कितना दे दिया है 5, रैखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा यानी x का वैल्यू कितना आपको लेना है, आपको x का वैल्यू रखना पड़ेगा 2 और y का वैल्यू रखना पड़ेगा 5। तो देखिए k = क्या होगा, तो यहाँ पे 2 का 2 पहले दीजिए, और इनटू x का वैल्यू यहाँ पे क्या बोले 2, और प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5 = क्या k, तो 2 2 जा 4 और प्लस 5 = k, यानी 5 4 9, यानी करेक्ट आंसर आपका सी का हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, इसको किस रूप में लिया जाता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका पावर x, वो भी दो चर में होना चाहिए। चर राशि क्या होता है x y z, यानी x और y होना चाहिए केवल तो केवल यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ x और y है, तो ये आपका हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये हो जाएगा, यहाँ भी x और y है, तो ये दो चर वाले द्विघाती समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये तो होगा नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका बी का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, समीकरण 2x + 3y + 7 = 0 को मानक रूप, यानी a का वैल्यू आपका 2 और x का x, प्लस का प्लस, और b का वैल्यू आपका 3y प्लस c का वैल्यू 7 = 0 से तुलना करने पर a b तथा c का मान क्या होगा, यानी a का वैल्यू 2, b का वैल्यू भी 3 प्लस में, और c का वैल्यू 7, यानी a b c सब 3 में होगा, a b 2 b 3 और c देखिए लेकिन माइनस में दिया, जबकि प्लस में होना चाहिए। ये देखिए c माइनस में है, ये देखिए b, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 2 प्लस में b का वैल्यू 3, c का वैल्यू क्या चाहिए प्लस में 7, यानी आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, c का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 24 में, x = 2 और y = 4, निम्न में से रैखिक समीकरण का हल कौन सा होगा, यानी x और y पे रखने पे 7 होना चाहिए। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं, y का वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 2 6 हो जाएगा जोड़ने पे, जबकि आपको लाना है 7, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखिए, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, जबकि यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे रखिए, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, तो 2 और प्लस y का वैल्यू कितना रखते हैं, यानी कि 4 4 3 12, ये भी नहीं होगा,
यानी करेक्ट आंसर आपका डी का हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू देखिए बैठा के देखिए आपका 10 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 और प्लस 2 का 2, y का वैल्यू कितना 4, तो 4 2 जा कितना 8 और प्लस 2 8 और 2 कितना 10 आया, यानी करेक्ट आंसर आपका 24 का डी हुआ। ठीक है। 25 में देखिए रैखिक समीकरण 4x - 6y = 8 का एक हल होगा। फिर इसी प्रकार x y में क्या रखिएगा जो 8 आ जाए। ठीक है। अगर हम x का वैल्यू हम क्या रखते हैं 4 × x का वैल्यू 3 रखते हैं और -6 × y का वैल्यू 3 रखते हैं, तो 4 × 12 - 6 × 18 घटाने पे माइनस में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 चौक 20 और माइनस, और y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 6 दूनी का 12, तो 20 में से 12 गया 8, यानी करेक्ट आंसर आपका बी का हो गया। ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, यदि बिंदु ये x और ये y मानिए, ठीक है, x का वैल्यू 4 y = 7 दे दिया, तो 2x - y = k के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k का मान क्या है, यानी k का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 इंटू x का वैल्यू कितना बोले हम 4 लीजिए और माइनस का माइनस और y का वैल्यू कितना 7 = k, तो 4 दूनी का 8 और माइनस में 7 = k, तो 8 में से 7 गया 1 = k, यानी 1 में आंसर, यानी करेक्ट आंसर आपका ए का हुआ। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, रैखिक समीकरण x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी x और y पे क्या रखेंगे जो 6 आ जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखते हैं 2, तो 2 ही हो जाएगा, y का वैल्यू क्योंकि 0 होती है तो 0 बना देगा, तो x = कितना बना दे रहा है 2। फिर यहाँ पे देखिए अगर हम x का वैल्यू कितना रखते हैं हम 0 और y का वैल्यू रख देते 6, तो 6 × 18 हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। ये करेक्ट आंसर आपका सी का हो जाएगा। x का वैल्यू देखिए हम रखते हैं 6 और प्लस का प्लस 3 का 3 और इंटू y का वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 0, तो 6 का 6 प्लस इससे इंटू करेंगे क्या देगा 0, तो 0 का वैल्यू क्या है ना 6। देखिए सेट 6 आया, तो करेक्ट आंसर आपका सी का हुआ। ठीक है। अब देखिए 28 में 80 का समपूरक कोण का मान क्या होगा, तो समपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग जोड़ने पे 180 डिग्री हो जाएगा उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, और पूरक कोण जोड़ने पर 90 डिग्री हो। तो ये पूछ रहा समपूरक, तो समपूरक में कितना आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 180, जबकि एक कोण दे दिया 80, तो दूसरा कोण कितना जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि 100, यानी करेक्ट आंसर आपका बी का हो गया। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण या सम कोण या अधिक कोण या फिर सरल कोण। यानी सरल कोण पे कितना डिग्री का बनाता है 180 डिग्री। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या हो कम हो उसे कहते हैं हम अधिक कोण। सम कोण में केवल कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री। और न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उस कोण को कहते हैं हम न्यून कोण। तो यहाँ पे बोल रहा है 0 डिग्री से अधिक और 90 से क्या होना चाहिए कम, इस कोण को हम कहते हैं हम न्यून कोण। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, उस कोण का माप क्या है जो समपूरक कोण का 2 गुना है। अब यहाँ पे देखिए, उस कोण का माप क्या है जो समपूरक कोण का क्या गुना है 2 गुना। तो उस कोण का माप कर लेते हैं हम x, जो समपूरक कोण का 2 गुना, इसी का क्या गुना है 2 गुना, यानी कि 2x। और समपूरक कोण किसे कहते हैं, 2 कोण जोड़ने पे कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी एक कोण ये और ये कोण ये, यानी ये कोण दूसरा का 2 गुना है। इसको माने पहला कोण, इसको माने दूसरा कोण, और दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 180 डिग्री, उसी को कहते हैं हम समपूरक कोण। तो यहाँ पे 2x और एगो x, 3x = 180 डिग्री। 3 का टेबल पड़ी कितना बार में 18 का 3 6 का 18, यानी कि 60। x का वैल्यू 60 में आंसर कितना टेकआउट कीजिए, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पे क्या किया प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ वाई = 90 डिग्री, पी ओ वाई = क्या डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री है।
A अनुपात B 2:3 है, यानी A अनुपात B इक्वल टू कितना है 2:3 है, तो इसी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप A और B अनुपात में इसको आप x ले लीजिए, ठीक है। तो आप लीजिए, यानी A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x। आपको कौन सा कोण ज्ञात करना है, C। तो C जो होगा, अगर आपका B ई एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनाता है, अगर B पता चल जाएगा कितना डिग्री है तो C निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले B का कितना कोण है 3x, तो x का वैल्यू आप पता कीजिए, x का मान क्या है। तो ऊपर से निकालिए, ये रेखीय गुण से एक रेखा पे तीनों कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पे A के पास है 2x, यहाँ B के पास है 3x और इसको भी जोड़ देंगे प्लस 90, तो सबको जोड़ने पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 2 5x इक्वल टू 180 प्लस के बाद इधर आ जाएगा 90, तो 5x इक्वल टू 180 में से 90 गया, 90 बचेगा। 5 का टेबल पढ़ी कितना बार में 90 आएगा, तो x इक्वल टू 5 एकम 5 पनी 8 40, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 18 डिग्री। तो b का वैल्यू निकाल लीजिए, b बराबर कितना हो गया, b बराबर 3x, तो 3 का 3, x का वैल्यू कितना है 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54। अब पूरा कितना डिग्री अभी हम बताएं, पूरा होता है 180 डिग्री, क्योंकि आपको C चाहिए। अगर ये पता रहेगा कितना होगा तो पूरा 180 में से ये कोण को हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ C। तो B को हटा दिए 180 में से, 180 माइनस 54 घटा दिए, कितना हो जाएगा 6, 7 में से 5 किया 2 और यहाँ पे 1, यानी 126 डिग्री, यानी लास्ट का आंसर D हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, नीचे दी गई आकृति में यदि AB समानांतर CD, AB समानांतर CD, यानी ये दोनों रेखा क्या है समानांतर, फिर CD के समानांतर EF है, यानी CD के समानांतर E, यानी तीनों का तीनों रेखा क्या है समानांतर है, और y/z इक्वल टू 3/7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताए थे जब रेशियो में रहता है तो y इक्वल टू क्या हो जाता है 3x और z इक्वल टू हो जाएगा आपका 7x, ठीक है। उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है x, पहले आप खोजिए x क्या है, ये x है, ठीक है। और जब समानांतर रहता है तो कुछ नियम लागू होता है। जब समानांतर रहता है, ये समझिए ये तीनों रेखा समानांतर है, तो इसको रेखा और ये रेखा को समानांतर लेके चलिए। जब समानांतर ये दोनों रेखा है तो एक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो ये कोण का ये कोण बराबर होता है, ठीक है। आपको x चाहिए तो x के लिए आपको z होना जरूरी है, ठीक है। z आपको पता चल जाएगा तो आपको x भी पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे 100 डिग्री है तो यहाँ भी 100 डिग्री होगा, कहाँ से, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। तो z के बराबर x हो जाएगा, तो आपको z चाहिए, ठीक है। तो z कितना दिया है, z दे दिया है 7x, तो x का वैल्यू आपको पता नहीं तो पहले x जानिए, ठीक है। तो ये z और ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है y, तो ये y है, तो ये y आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। संगत कोण से ई रेखा के ऊपर, तो ये रेखा के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ई रेखा के y है तो ई रेखा के भी यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो y इसके जगह कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो अब देखिए क्या बन गया, एक रेखीय गुण, तो एक रेखा पे दोनों कोण का योग 180 डिग्री है, जैसे y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना है 3x और प्लस z इक्वल टू है 7x इक्वल टू कितना 180 डिग्री, 7 3 10x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 0 1 0 कट गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 18 डिग्री, ठीक है। तो 18 डिग्री x का वैल्यू हो गया, तो z के बराबर कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो x के बराबर क्या निकालेंगे हम z, और z का वैल्यू कितना है 7x, तो 7 का 7, x का वैल्यू कितना आया आपका 18, यानी इंटू कर दिए, 7 8 56 के 6, हाथ में कितना हो जाएगा 5, 5 और 7 कितना 12, 126 डिग्री में आंसर टिक आउट कीजिए। यानी 126 डिग्री कहाँ है आपका
यानी कि आपका बी का होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात, त्रिभुज में क्या कोण होता है? 3 कोण होता है। ठीक है, 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण, जो अनुपात में, अभी हम जस्ट अभी बताएं, जब भी अनुपात में रहते इसको आप एक समान लिए, तो आप मान लेते हैं इसको ए, इसको मानते हैं बी, इसको मान लेते हैं हम सी। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 1x, बी इक्वल टू कितना हो गया? 3x, और सी इक्वल टू कितना हो गया? 5x। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग हो जाता है 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 1 गो x, 3 गो x, 5x, तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 और 1 9, यानी कि 9x इक्वल टू 180 डिग्री। और 9 का टेबल पढ़िए कितना आएगा? 18 2 बार में, यानी 20। x इक्वल टू कितना आ गया? 20। तो ये पूछ रहा क्या? सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो यानी कि सबसे बड़ा कोण है 5x है, तो 5x, x का वैल्यू कितना है आपका? 5 का 5, x का वैल्यू कितना है? 20, तो 5 का 5, 5 दूनी का 10, यानी कि 100 डिग्री हम आपका टेक आउट कीजिए। 100 डिग्री कहाँ है आपका? 33 का हो गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो एक त्रिभुज में 3 गो ही कोण हो सकते हैं, 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। यहाँ पूछ रहा न्यून कोण, और न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण यानी कि 0 से अधिक और 90 से कम, यानी आप ले सकते हैं 30 30 30। ठीक है, और जोड़ने पे भी 180 डिग्री होना चाहिए, यानी आप 60 60 60 ले सकते हैं। न्यून कोण ही है, तो कम से कम 3 कोण न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, 4 को भी हो सकता है, लेकिन 4 को त्रिभुज में 3 ही कोण बनाएगा तो 4 कहाँ से ले सकते हैं? ठीक है, इसलिए मिनिमम आप 3 कोण ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कभी आप पढ़े होंगे नहीं, लेकिन आपका दिमाग का है। ठीक है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। त्रिभुज वाट 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 में वाट वाट, और यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आपको गुमराह कर रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है। और ये वाला बोलता है ग्रेटर देन वाट क्या होगा? तो यहाँ देखिए, ग्रेटर देन वाट इक्वल टू दिया है कितना? 50। समझ में आ रहा? यहाँ देखिए, ग्रेटर देन वाट इक्वल टू बराबर क्या होगा? तो यहाँ बोलता है ग्रेटर देन वाट, तो यहाँ ग्रेटर देन वाट बराबर कितना दिया? 50। तो आपका 50 में आंसर कीजिए, यानी कि करेक्ट आंसर बी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखिए 35 की जगह 38 एगो क्वेश्चन फिर दे दिए। इसी तरह फिर देखिए, त्रिभुज वाट वाट में वाट वाट इक्वल टू वाट वाट, फिर और यहाँ पे दे दिया है ग्रेटर देन वाट इक्वल टू 80 डिग्री, तब वाट इक्वल टू क्या होगा? फिर देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको गुमराह कर रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे और ये जो पूछ रहा। तो ग्रेटर देन वाट बराबर 80 डिग्री, तो यहाँ पर ग्रेटर देन वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 80 डिग्री। तो 80 डिग्री में टेक आउट कीजिए, यानी कि फर्स्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको माइंड का ये क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत आइएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो। फिर आ जाइए आपको 36 में। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस स्क्रीनशॉट लेना ले ली, इसको हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है क्या? त्रिभुज में ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तब 4 और 5 है, यानी एक भुजा सबसे छोटा है। ये दोनों से देखिए, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा, ये भी बड़ी भुजा है, यानी एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जबकि एक भुजा सबसे छोटा है और दोनों भुजा क्या है? इससे बड़ा है। तो एक त्रिभुज बनाइए आप इस प्रकार, एक भुजा रख देते हैं 5, एक भुजा रख देते हैं 4। ठीक है, तब PQ का मान, PQ छोड़ दिए, यानी तीसरी भुजा भी बोलता, इसलिए समझिए क्या है? तीसरी भुजा। तीसरी भुजा का मान क्या? यानी कि यहाँ पे तीसरी भुजा हो जाएगा ये। तो ये निकाल दिए पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला, यानी कि इसका निकालने के लिए, यानी इसको कहते हैं बेस। बेस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा? रूट कवर 25 में से 16 गया, यानी 9, और 9 का रूट कितना होता है? 3, यानी 3 में आंसर कीजिए टिक आउट, यानी आपका सी का हो गया। ठीक है, और 37 में देखिए, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर कोण, यानी एक त्रिभुज में बराबर कोण ले लीजिए, एक त्रिभुज में बराबर कोण लीजिए,
किसी त्रिभुज के बराबर कोण हो, बराबर कोण ले लीजिए, अगर यहाँ भी 60 तो यहाँ भी 60, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा यानी कि इसका भुजा ये और इसका भुजा ये, अगर इसकी दो कोण बराबर तो इसकी दोनों भुजा भी बराबर होता है, ठीक है, तो बराबर होती है। कोई दिक्कत? आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह ये भी दो कोण बराबर तो इसकी सम्मुख भुजा यानी कि इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा क्या होगा, हमेशा बराबर ही होगा। 38 तो हो गया। 39 में देखिए, आकृति में किस नियम को सूचित करता है, तो हम सेट 1 में भी बताए थे, अगर कोई भी त्रिभुज में अगर एक जगह 90 डिग्री बना दिया जाए, एक जगह यहाँ पे देखिए आपको फिगर में दे दिया यहाँ पे 90 डिग्री, तो किस नियम को करेगा, राइट हैंड साइड नियम को करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, किसी सर्गांशम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, किसी सर्गांशम त्रिभुज, सर्गांशम कब होगा, एंगल से भी, साइड से बहुत नियम है इसका। किसी सर्गांशम त्रिभुज की संगत भुजा बोरा, संगत भुजा क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है, संगत भुजा क्या होना चाहिए उसका, बराबर। आई होप कि मेरा सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।